हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम फिर से हमारी दुनिया का पार्ट लेकर आ गए हैं। इसमें देखिए आप पिछले पार्ट में पढ़ चुके हो परिवहन के संबंध में। परिवहन के विभिन्न साधन आप पढ़ रहे हो, किस किस तरह से परिवहन होता है। और इसी से रिलेटेड आपका अगला चैप्टर है, हमारा अध्याय 15 है आपका जल परिवहन। कि पानी से हम कैसे हम पानी को हम किस तरह से वहाँ पर हम कौन कौन से साधन हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या सामान पहुँचाने के लिए। ऐसे कौन कौन से हम परिवहन के साधन इस्तेमाल कर सकते हैं जल में। ठीक है, तो ये हमारा होता है जल परिवहन। ठीक है, अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए आपका क्लाउड है। इसमें आप देखिए ये जो आपके इसमें कुछ खास विशेष बातें होती हैं वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जलीय क्षेत्रों जैसे समुद्र, नदी, झील से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने या सामान ले जाने को जल परिवहन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना आपको कि जलीय क्षेत्र कोई भी हो सकता है, समुद्र से, नदी से, झील से, या ऐसा कोई भी हो पानी वाली जगह है तुम्हारी जो है जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं छोटी बोट से या फिर जहाज से, तो ये सब क्या होते हैं, जल परिवहन कहलाते हैं। अब देखिए हमारा पाठ शुरू होता है। सबसे पहले नाव शायद लकड़ी का एक लट्ठा ही था, लेकिन इस पर बैठकर गिरने का खतरा रहता होगा। तब कई लट्ठों को जोड़कर बेड़ा बनाया गया। बाद में कुल्हाड़ी से बीच में से खोखला करना सीखा, जिसने नाव का रूप ले लिया। ठीक है बच्चों, ये देखो आपको दिख रहा है ये आदि मानव। आपको पता है पुराने समय में लोगों को कुछ भी इतना कुछ नहीं आता था बनाना। धीरे धीरे आविष्कार होने शुरू हुए, उन्होंने जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए और चीज़ें बनाते चले गए। ऐसे ही क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले नाव कैसे बनी, उन्होंने लकड़ी का एक लट्ठा लिया। ठीक है, पर उस लट्ठे को, आपको पता है लकड़ी जो है पानी में तैरती है, पर उसको बैठ के वो जब निकले जब पानी में, तो उनको लगा कि इस पे से हम गिर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कई लट्ठों को एक साथ जोड़ दिया ताकि उनकी सेफ्टी रहे और वो आराम से उसमें से गिर भी ना सकें, आराम से अपनी यात्रा कर सकें। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके नदी के द्वारा या जैसे भी जाना चाहते हैं वो समुद्र पानी के रास्ते से। फिर उन्होंने क्या किया, कई लट्ठों को जोड़कर एक बेड़ा बनाया। तो उससे क्या हो गया, उनका एक बड़ा ये जैसे मान लो एक लट्ठा आपका ये है ना, एक इस पे बैठना तो इतना इजी नहीं है। अगर हम कई सारे लट्ठे जोड़ देंगे तो वो चीज़ हमारी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी और उस पर बैठना और सामान रख कर जाना ईजी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जोड़कर ऐसे लट्ठे बना लिए। फिर क्या किया उन्हें लगा, बाद में कुल्हाड़ी से बीच में से खोखला करना सीखा। उनको लगा कि बीच में से जो ये हिस्सा है बीच में से थोड़ा सा खोखला कर लिया जाए। तो खोखला करने से क्या होगा, उसमें हम सामान रखने में, पैर रख के बैठने में आराम से इजी रहेगा। जैसे आप नाव देखते हो ना, बीच में से खोखली होती है, जिसने नाव का रूप ले लिया। इस तरह से नाव बन गई। नाव आपकी ऐसी होती है ना, ऐसे होती है नाव। देखो बच्चों, ये आपकी नाव जो होती है, ये देखो ये नाव है जो आपकी, इसमें क्या होता है, ये देखिए बीच का हिस्सा यहाँ पर ये खोखला होता है। ये इसी के अंदर आप रखते हो ना, पैर रख के बैठते हो, यहाँ पर एक लकड़ी भी लगी होती है, बैठने की जगह भी होती है। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या हुआ। मेसोपोटामिया है वर्तमान इराक, वर्तमान समय में इराक देश जो है में के लोग जानवरों की फूली हुई खाल से नाव बनाते थे। ये देखिए जानवरों की फूली हुई खाल से बनी नाव। ये जानवर है आपका, देखो उल्टा है, इसकी खाल से इस पर वो पानी में तैर रही है खाल उसकी, और फूली हुई खाल से उस पर बैठ के वो देखो ये लट्ठा है, इसे चप्पू चला रहा है ये। मिस्र के निवासी आज भी नील नदी में सरकंडों या घास के गट्ठों को इकट्ठा बांधकर बेड़ा बनाकर नाव की तरह प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपने एक तो देख लिया जानवरों वाला, इसके अलावा आप देखेंगे मिस्र के निवासी, जो मिस्र के निवासी थे आज भी क्या है, मिस्र में कौन सी नदी है, नील नदी। नील नदी में सरकंडे या घास के गट्ठों को इकट्ठा बांध लेते थे और उनका एक बेड़ा बनाकर नाव की तरह प्रयोग करते थे। ठीक है, और वैसा क्यों करते होंगे, क्योंकि वहाँ पर सरकंडे बहुत अधिक होते होंगे तट पर, तो उसी को वो इकट्ठा करके उसी से वो बना लेते होंगे अपने बेड़ा। आगे देखिए, नाव में पाल का इस्तेमाल मिस्र वासियों ने पहले किया।
पाल हवा के दबाव से नाव को आगे बढ़ाती थी। अब पाल क्या होती है, देखो ये चित्र मैंने आपको बना कर दिखाया है। ये नाव आपने देखी होगी, नाव में ऐसे एक कपड़ा लगा होता है ना, वो उससे क्या होता है, हवा के दबाव से क्या होता है, हवा जब चलती है तो वो हमारी नाव जल्दी से हमारी उसकी गति आती है उसके अंदर नाव में हमारी, इधर प्रेशर पड़ता है जब इसके ऊपर पाल पे, ये पाल होता है, कपड़ा इतना कपड़ा लगा होता है ये। तो देखिए सबसे पहले पाल किसने लगाया, सबसे पहले मिस्र वासियों ने पाल का इस्तेमाल किया, जिससे हवा के दबाव से नाव आगे बढ़ती थी। ये देखिए पाल किसे कहते हैं, नाव पर लकड़ी के खड़े ढांचे पर लगे मोटे कपड़े तिरपाल के पर्दे को पाल कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है चीज़ें सारी हैं। शीघ्र ही नावों का आकार बड़ा होने लगा और इनकी गति भी तेज़ हो गई। अब धीरे धीरे उन्होंने जब एक चीज़ बनानी शुरू कर दी तो उनको लगा, उन्होंने कहा इसमें हम और सुधार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे नाव का आकार बड़ा करना शुरू कर दिया और उनकी नाव भी धीरे धीरे फिर तेज़ चलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी चेंज करने शुरू कर दिए उसमें। आपको पता है ना, एक्सपेरिमेंट जितने करोगे आप उसमें सुधार आएगा उतना। अब बड़ी नाव को जहाज कहा जाने लगा, इनका युद्ध में भी प्रयोग होने लगा। जो बड़ी बड़ी नाव बन गई उनको क्या कहा गया, जहाज। और युद्ध जब होते थे उनमें भी उनका प्रयोग होने लगा। युद्ध के जहाज या युद्धपोत को, देखिए युद्ध के जहाज या युद्धपोत, मतलब युद्धपोत किसे कहते हैं, युद्ध के जहाज को। जो युद्ध के लिए जहाज इस्तेमाल होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, उनको बोलते हैं युद्धपोत, ठीक है, या युद्ध के जहाज। उनको चलाने के लिए बहुत से लोग मिलकर चप्पू चलाते थे। अब युद्ध के जहाज तो बहुत बड़े होंगे, आपको पता है नाव जब चलाते हैं तो एक व्यक्ति चप्पू चलाता है तब नाव आगे बढ़ती है। पर जब जहाज बहुत बड़ा है तो क्या है, ये देखो जहाज कितना बड़ा जहाज है ना, ये हमारा है युद्धपोत। ये युद्धपोत है तो कितने सारे लोग, यहाँ पर देखो कितने सारे लोग ये चप्पू चला रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ऐसे ही उस साइड भी हैं, उस साइड भी चला रहे हैं। तो क्या है, इतना भारी जहाज जो होता है उसके लिए कई सारे लोगों को चप्पू मिलकर चलाना पड़ता है, तभी जहाज आगे बढ़ता है। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग मिलकर चप्पू चलाते थे। दुश्मन के जहाज़ों में छेद करके नष्ट करने के लिए इन युद्धपोत में आगे एक नोक लगी होती थी, इसे रैम कहते थे। ये देखिए बच्चों, ये है रैम, ये देखो ये नोक लगी है ना, ये किस लिए था कि आगे मान लो दुश्मन जहाज किसी का आ गया तो ये सीधा उस पर टक्कर लगाते थे। तो ये इस नोक से, रैम से जो होता था, वो जो जहाज़ था वो उसको नुकसान पहुंचता था, या तो वो जहाज़ डूब जाता था या पलट जाता था और वो उसमें उसका नुकसान होता था बहुत ज़्यादा। इस तरह से युद्ध जीते जाते थे। ये है रैम, आपको ध्यान रखना है इसी को रैम किसे कहते हैं। यह दुश्मन के जहाज़ों में छेद करने के लिए प्रयोग की जाती थी। इससे दुश्मन के जहाज़ में छेद हो जाता था, और जब पता है छेद होगा तो क्या होगा, जहाज़ डूब जाएगा। अब देखिए आगे क्या है हमारा, जल मार्ग। जल मतलब पानी का रास्ता। बहुत समय पहले से ही व्यापार के लिए जहाज़ों का उपयोग किया जा रहा है। लगभग 1200 वर्ष पहले केरल राज्य में पहली बार अरब के व्यापारी ढो नामक जहाज से भारत आए थे। देखिए बच्चों, आज से 1200 साल पहले केरल राज्य में, केरल कहाँ है, भारत के हमारे दक्षिण में है, वहाँ पर पहली बार क्या हुआ, अरब देश के व्यापारी जो थे वो कौन से जहाज से आए, उनके जहाज का नाम था ढो। उस जहाज से वो भारत में आए थे और बरसात के दिनों में मानसून हवाओं की मदद से वे भारत पहुंच जाते थे। जैसे हवाएं चलती है ना मानसून की, तो उन हवाओं की मदद से वो भारत इजीली पहुंच जाते थे। ब्रिटेन में पहला स्थायी जहाज कारखाना बनाया गया। ये आपको याद रखना है, ये आपको प्रश्न आ सकता है, पहला स्थायी जहाज कारखाना कहाँ बनाया गया, ब्रिटेन में बनाया गया। जहाज निर्माण की किताबें लिखी गई। युद्ध पोत में तोप लगाई जाने लगी। देखो अब बच्चों को कितना, पहले तो रैम लगा हुआ था इसके अंदर है ना युद्ध पोत में, अब क्या हो गया, उसमें तोपें भी लगाई जाने लगी। इतना ज़्यादा आगे तरक्की होती गई। संसार में यूरोप के देशों के जहाज सबसे अच्छे थे। उन्होंने व्यापार एवं युद्ध के द्वारा संसार के कई देशों में अपना राज्य जमाया। देखो यूरोप के जहाज जो थे उन्होंने बहुत तरक्की की, बहुत से जहाज बना लिए, तोपें लगा ली उसमें, तो उन्होंने सारे अपने संसार में अपना राज्य कई जगह देशों में जमा लिया। क्या तुम जानते हो, अब देखो बच्चों क्या जानना चाहिए तुम्हें। बहुत पहले केरल के शासकों ने अरब व्यापारियों को व्यापार केंद्र खोलने के लिए ज़मीन दी और अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी दी। केरल में मालाबार के मोपला इन पहले आदिवासियों के वंशज हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है।
आगे देखिए, लगभग 180 वर्ष पहले जहाज़ों को बनाने में लकड़ी के स्थान पर लोहे का उपयोग होने लगा। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता है जब आदि मानव ने खोज की तो उसे लगा लकड़ी ही सब कुछ है और लकड़ी की ही सब चीज़ें बनाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, जब लकड़ी के लट्ठों से जब बना, उसका नाव बना, बेड़ा बना, तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनको लगा कि लकड़ी के स्थान पर हमें लोहे का प्रयोग करना चाहिए। उनको लगा वो ज़्यादा ठीक रहेगा। उन्होंने लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया जहाज़ों को बनाने के लिए। इससे ज़्यादा लकड़ी ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही। फिर उनको ज़्यादा लकड़ी ढूंढनी नहीं पड़ती थी। इसके लिए लोहे के उपयोग के बाद चप्पू की जगह गोदक, प्रोपेलर लगाए जाने लगे। देखो बच्चों, पहले तो आपको पता है चप्पू थे, ये आपने देखा था। ये देखो, ये सारे चप्पू हैं, ये चप्पू हैं। अब चप्पू की जगह क्या किया, ये देखिए, ये है प्रोपेलर, नाव में लगा प्रोपेलर, या इसको हिंदी में बोलते हैं गोदक। ये देखिए, इससे क्या होता था, नाव वो अपने, हमारी जो नाव थी वो आगे बढ़ती थी। ठीक है, और इस तरह से नाव में, जहाज में प्रोपेलर या गोदक लगाए जाने लगे। अब चप्पू की जगह ये इस्तेमाल होने शुरू हो गए। इस तरह से तरक्की की उन्होंने। देखिए, वर्ष 1875 में स्टील ने लोहे का स्थान ले लिया तो जंग लगने की समस्या भी समाप्त हो गई। देखिए अब बच्चों, अब क्या हुआ, सब आप देखो, इसमें पैराग्राफ में 3 चेंजेस आ गए। सबसे पहले क्या था, लकड़ी के हमारे नाव जहाज लकड़ी के बनते थे। फिर धीरे धीरे सुधार किया उन्होंने, तो उनको लगा लकड़ी का हमें बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ती है, उन्होंने लोहे के जहाज बनाने शुरू कर दिए। तीसरा फिर क्या हुआ, लोहे के जो जहाज होते हैं, आपको पता है पानी में लोहा जाता है तो उसमें जल्दी ही जंग लग जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें सुधार के लिए अब आया स्टील। तो 1875 में उन्होंने लोहे के स्थान पर स्टील का यूज़ करना शुरू कर दिया और जंग लगने की समस्या भी खत्म हो गई। जहाज़ों में सुख सुविधा के साधन लगने लगे और बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए। अब क्या हुआ, जहाज़ पहले तो सिर्फ सामान ले जाने आने जाने के लिए इस्तेमाल होता था, पर उसमें इतना धीरे धीरे क्या हुआ, इतना सुधार आता गया कि उसमें सुख सुविधा की, आदमी इंसान अगर जाएगा तो उसकी सुविधा के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, वो सब चीज़ें उसमें लगाई जाने लगी। देखिए, ये आपको मैंने लिख दिया है, पहले लकड़ी के थे, फिर लोहे के, फिर स्टील के हो गए जहाज हमारे। और ये हमारा चित्र है, ये है हमारा प्रोपेलर लगा हुआ है जो कि चप्पू की जगह लगाया गया। अब देखिए, बंदरगाह किसे कहते हैं, समुद्र तट पर ऐसा स्थान जहां बहुत बड़े जहाज़ों के आकर ठहरने, उन पर सामान चढ़ाने व उतारने की व्यवस्था होती है, उसे बंदरगाह कहते हैं। ये आपको प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अच्छे से कि ये आपको पता होना चाहिए बंदरगाह कहते किसे हैं। समुद्र तट पर, जहाँ पर समुद्र तट होता है, वहाँ पर जैसे मान लो कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहाज गया, तो ये तो है नहीं कि वो कहीं पर जाकर ठहर जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो एक विशेष, जैसे आपका आपको बस पकड़नी है, बस अड्डे जाते हो, रेल पकड़नी है, रेलवे स्टेशन जाते हो, वहाँ सारी ट्रेन आती हैं, बस अड्डे पर सारी बसें आती हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, अगर आपको पानी के जहाज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो ये तो है नहीं कहीं पर भी जहाज़ आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए, जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन होता है, बस अड्डा होता है, हवाई अड्डा होता है, इसी तरह से जहाँ पर जहाज़ आकर, समुद्री जहाज़ आकर ठहरते हैं, उनमें सामान चढ़ता उतरता है, उतारा जाता है, लोग आते जाते हैं, जहाँ वो ठहरते हैं उस स्थान को कहते हैं बंदरगाह। ठीक है, आगे देखिए, उस समय टाइटैनिक जहाज संसार में सबसे बड़ा था। हैम्पटन इंग्लैंड से, हैम्पटन जगह इंग्लैंड में है, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, की अपनी पहली यात्रा के दौरान यह जहाज एक हिमखंड से टकरा कर, यह टहरा आपका गलत लिखा है, ये आपका है टकरा कर, पानी में डूब गया। ये टाइटैनिक जहाज़ था, ये कहाँ गया, ये इंग्लैंड में हैम्पटन जगह से अमेरिका में न्यूयॉर्क तक ये जा रहा था जहाज़, पर रास्ते में क्या हुआ, हिमखंड, एक हिमखंड क्या होता है, हिम होता है बर्फ़ का, है ना, बर्फ़ का एक बीच में खंड आया, इनका टुकड़ा था एक बड़ा सा, चट्टान जैसे मान सकते हैं उसको, बर्फ़ का। तो उसमें क्या हुआ, उसे टकरा कर ये पानी में डूब गया। इसमें 2207 सवार यात्रियों में से केवल 703 यात्री ही जीवित बचे। सारे लोग इसमें मर गए क्योंकि जहाज़ में सारे में पानी आ गया था। जब पानी डूबता है ना जहाज़, तो ऐसे ही हो जाता है, इसमें फिर पानी आता है और सारा धीरे धीरे वो पानी के अंदर चले जाता है, समुद्र में चला जाता है। इसके लिए आप कभी देखना चाहो तो एक इंग्लिश मूवी है टाइटैनिक, वो आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छा समझ आएगा और पिक्चर बहुत अच्छी मूवी है, वो ज़रूर देखिए, आपको एकदम देखने को मिलेगा अच्छा सा। आप देखिए आगे, आधुनिक जहाज़
तैरते हुए शहरों जैसे विशाल होते हैं। अब देखिए बच्चों, ये है आधुनिक जहाज़, तैरते हुए शहर। देखिए ये जो आजकल के जो जहाज़ होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा इन जहाज़ों में सब कुछ होता है। इसमें आपके रेस्टोरेंट भी होते हैं, इसमें आपका छोटा सा हॉस्पिटल भी होता है, आपके क्लब भी हैं, इसके अंदर खेलने की व्यवस्था भी है, घूमने की व्यवस्था है, हर चीज़ मिलेगी आपको इसके अंदर। इसमें आपको ख़रीदने के लिए सब सामान भी मिलेगा। तो एक तरह से जैसे होता है ना पूरा शहर होता है, उस तरह से है। आधुनिक जहाज़ तैरते हुए शहरों जैसे विशाल होते हैं। सुख साधनों से युक्त क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जैसे विशाल जहाज़ हज़ारों यात्रियों को समुद्र में छुट्टियां बिताने के लिए ले जाते हैं, और इन्हें लाइनर कहते हैं। इन जहाज़ों को क्या बोलते हैं? लाइनर बोलते हैं। और लोग क्या होते हैं, कई लोगों को समुद्र में घूमने का, छुट्टियां बिताने का शौक होता है। जैसे आप लोगों को शौक होता है, आप कोई अपने गाँव जा रहा है, कोई कहीं पर घूमने जा रहा है, कोई हिल स्टेशन जा रहा है, तो कई लोगों को समुद्र में छुट्टियां बिताने का शौक होता है। तो वो लोग इन लाइनर जहाज़ों में जाते हैं, और यहाँ पर एक एक महीना, दो दो महीना वो लोग इन जहाज़ों में ही रहते हैं। इन जहाज़ों में उनके लिए पूरे होटल की तरह होता है, रूम्स बने होते हैं, कमरे बने होते हैं, सबके सेपरेट सेपरेट, किचन भी है, खाना भी है, रेस्टोरेंट है, हर चीज़, बाथरूम, मार्केट बनी है छोटी सी, अंदर सब कुछ बना हुआ होता है इसके अंदर, और आराम से इसमें अपना वो एंजॉय करते हैं। आगे देखिए, शत्रु पर हमला करने वाले जेट विमान विमानवाहक जहाज़ों से उड़ान भरते हैं। एक विमानवाहक जहाज़ एक बार में 50 से भी अधिक विमान ले जा सकता है। देखिए बच्चों, मज़े की बात पढ़िए। विमानवाहक जहाज़ एक बड़े हवाई अड्डे जैसा होता है। एक जो विमानवाहक जहाज़ होता है ना, विमानवाहक मतलब कि विमान को ले जाने वाला जहाज़ होता है, जो होता है वो एक इतने बड़े हवाई अड्डे जैसा होता है कि उसके अंदर क्या होता है, उसमें एक साथ 50 से भी अधिक वो विमान लेकर जा सकता है। ठीक है। और शत्रु पर हमला करने वाले जो जेट विमान होते हैं ना, वो उसी से विमानवाहक जहाज़ से ही उड़ान भरते हैं। अब देखिए आगे, कुछ जहाज़ दूसरे देशों से तेल की ढुलाई भी करते हैं, इन्हें टैंकर कहते हैं। देखो बच्चे, जो जहाज़ तेल की ढुलाई करते हैं दूसरे देशों से, उनको बोलते हैं टैंकर। वो टैंकर जहाज़ होते हैं, देखो तेल के विशाल टैंकर, ये तेल का विशाल टैंकर है जो एक तेल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। एक टैंकर 1 करोड़ बैरल तेल एक बार में ले जा सकता है। इनका आकार टेनिस के 15 मैदानों जितना बड़ा हो सकता है। आपने कभी देखा हो टेनिस का मैदान बहुत बड़ा होता है, वैसे करीब 15 मैदान मिला लो, उतना बड़ा ये तेल का टैंकर जितना वो साइज़ होता है। अब आपका आ गया पनडुब्बी। ठीक है, मज़े की बात पढ़ते हैं। पनडुब्बी के अंदर टैंक होते हैं। पानी में नीचे जाने के लिए इनको पानी से भर दिया जाता है, और पानी से ऊपर आने के लिए इनमें पानी निकालकर इनमें हवा भर दी जाती है। देखो बच्चे, ये पढ़ते हैं पनडुब्बी के बारे में। एक बड़े कैप्सूल के आकार वाला ऐसा जहाज़ जो पानी पर तैर सकता है और समुद्र में गहराई में गोता भी लगा सकता है, उसे पनडुब्बी कहते हैं। देखो बच्चों, ये है कैप्सूल, जैसे आकार लग रहा है ना आपको, जैसे कैप्सूल होता है, तो ये कैप्सूल जो है ये है हमारी पनडुब्बी। इसमें क्या होता है, जब इसको हमें पानी के नीचे जाना होता है तो इसको पानी से, इसके अंदर एक टैंक होता है, टैंक के अंदर पानी भर दिया जाता है तो पानी के नीचे चले जाता है। और जब इसको पानी के नीचे कई बहुत टाइम तक हमें पानी के नीचे रह सकता है, कई महीनों तक पानी के अंदर रहेगा। उसके बाद क्या है, नीचे का काम ख़त्म हो गया तो क्या पानी निकाल देते हैं और उस टैंक में हवा भर देते हैं, तो ये फिर ये ऊपर आ जाता है, ये पनडुब्बी ऊपर आ जाती है। देखो ये इसका प्रोपेलर लगा हुआ है, जैसा हमारा नाव में होता था ना, जहाज़ में देखा था प्रोपेलर, जो चप्पू के स्थान पर यूज़ होता था वो वाला, गोदक भी बोलते हैं जिसे। तो देखिए, पनडुब्बी का प्रयोग मुख्यतः समुद्र में शत्रु के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। करीब 115 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली पनडुब्बी बनी थी। आजकल पनडुब्बियां नाभिकीय शक्ति द्वारा भी चालित हैं, नाभिकीय शक्ति के द्वारा ये चलती हैं। यह पानी के भीतर 2 वर्ष से ज़्यादा समय तक लगातार रह सकती हैं। यूरोप में कुछ तटीय देश ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं जो भूमि तथा जल दोनों पर चल सकते हैं। देखा यूरोप ने कितनी तरक्की की हुई है। ठीक है बच्चों, अब ये देखो आपका पार्ट खत्म हो गया है, आपको समझ आ गया होगा। अब इसके ये प्रश्न है, ये प्रश्न जो है इसके मैं आपको अलग से नोट्स दूंगी, लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। इसके इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको मैं नोट्स में अभी नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। ठीक है, बाकी हम छोटे वाले प्रश्न अभी कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित की पहचान कर लिखो। पहला, लकड़ी के लट्ठों को बांधकर बनाई गई नाव बेड़ा। दूसरा, मेसोपोटामिया के जहाज़ों को जलसहा बनाने के लिए प्रयुक्त सामान पाल।
पर हमने देखा था, पढ़ा था अभी अभी, पाल के द्वारा होता है ना, पाल यूज़ होती है हमारी। सुख साधनों से युक्त वह विशाल जहाज जो हिमशैल से टकराकर डूब गया, टाइटैनिक। चौथा, तेल वाहक विशाल जहाज, क्या उसको क्या बोलते हैं, टैंकर। पांचवा, तैरते हुए वायुसेना केंद्रों के रूप में प्रयुक्त जहाज, ये क्या है, पनडुब्बी। ठीक है, अब है मिलान करो। इस मिलान करो में देखो बच्चों, मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप ऐसे नंबर डाल दीजिए तो इजी रहता है। पहला है जानवरों की फूली हुई खाल से बनी नाव, क्या है ये, कहाँ पर थी ये, मेसोपोटामिया में थी। नंबर 1 डाल दिया है मैंने। नंबर 2, नाव के पाल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुए, मिस्र वासियों ने किए। ठीक है, नंबर 2। तीसरा, पहले युद्धपोत में आगे लगी नोक, क्या बोलते हैं इसको, रैम। चौथा, भारत में पहली बार आए अरब व्यापारियों का जहाज, 4 नंबर, ये है डो नाम का जहाज से आए थे व्यापारी जो आए थे अरब से। पांचवा, पानी की गहराई में गोता लगाकर चलने वाले जहाज, क्या है ये, पनडुब्बी, 5 नंबर। 6 नंबर, जहाज को चलाने वाले चप्पू की जगह स्टील का पंखा, उसे क्या बोलते हैं, गोदक या प्रोपेलर। ठीक है बच्चों, ये आपका लेसन, अब वो चैप्टर खत्म हो गया है। और इस लेसन के मैं नोट्स जो हैं आपको बच्चों, अब नेक्स्ट एक वीडियो बनाती हूँ, उसमें डालती हूँ, आपको देती हूँ। ठीक है, वो आप सारे कर लीजिए, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।